अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। आज प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं दुबई एक्सपो 2020 की, जहां पाकिस्तानी पवेलियन सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ दिखाई देता है। पाकिस्तान पवेलियन में माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए पाकिस्तान की काविशों और इक़दामात को उजागर किया जा रहा है। दुबई में होने वाली इस आलमी नुमाइश में आने वाले गैर मुल्की और मकामी अफराद जहाँ पाकिस्तान की मुनफरिद सकाफ़तों को देख रहे हैं, वहीं हमारे मुल्क में तरक्याती शोबों से भी आगाही हासिल कर रहे हैं। पाकिस्तान पवेलियन में बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाई गई हैं, जिन पर पाकिस्तान के अनमोल सयाहती इलाकों की अक्कासी की गई है। पाकिस्तान के ग्लेशियर्स, पहाड़, दरिया, समंदर, रेगिस्तान, गिलगित का सर्द रेगिस्तान इस नुमाइश में बहुत ज़्यादा पुरकशिश दिखाई दे रहा है लोगों को। और इन तमाम सकाफ़तों में जो यहाँ बड़ी स्क्रीन्स पर दिखाई जा रही हैं और सयाहत के शोबों में तरक्की के लिए पाकिस्तान के विजन समेत इस नुमाइश में माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के हवाले से पाकिस्तान ने जो काविशें की हैं, जो कोशिशें की हैं, जो इक़दाम किए हैं, उनको उजागर करने के लिए पाकिस्तान पवेलियन में मुख्तलिफ रंगारंग तकारीब का भी एहतमाम किया गया है। 6 माह तक जारी रहने वाली इस आलमी नुमाइश दुबई एक्सपो में आज के जदीद और रोशन पाकिस्तान को दुनिया से मुतारिफ करवाने के लिए बेहतरीन ज़रिया के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। 5, 6 और 7 अक्टूबर को होने वाले प्रोग्राम्स में क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान, बिलियन ट्री सुनामी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी और माहौलियाती बेहतरी के लिए मुतबादिल ज़राए से पैदा होने वाली बिजली के बारे में सेमिनार्स और पैनल डिस्कशंस में पाकिस्तान की कोशिशों को उजागर किया जा रहा है। मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं और ये वो मनाजिर हैं दुबई एक्सपो 2020 के, जहां 200 के करीब ममालिक जो हैं वो शिरकत कर रहे हैं इस एक्सपो के अंदर। अपने अपने मुल्क की जो सकाफ़त है उसको भी यहाँ पर उजागर कर रहे हैं, जो मसनूआत हैं उनको मुतारिफ़ करवाया जा रहा है दुनिया भर के अंदर। और यहीं पर पाकिस्तानी पवेलियन भी सजाया गया है। और पाकिस्तानी पवेलियन में क्या कुछ हो रहा है ये हम आपको आगाह कर रहे थे। पाकिस्तानी पवेलियन में ये कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान की जो सकाफ़त है उसको उजागर किया जाए, उसको लोगों के सामने रखा जाए। और उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि यहाँ पर हमारा जो सयाहत का शुबा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये बात उनके जहनों में डाली जा सके, उनको अट्रैक्ट किया जा सके कि उन्हें पाकिस्तान आना चाहिए, पाकिस्तान को विज़िट करना चाहिए। पाकिस्तान न सिर्फ एक महफूज मुल्क है बल्कि पाकिस्तान एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क भी है। यही वजह है कि ये जो मुख्तलिफ यहाँ पर बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाई गई हैं पाकिस्तानी पवेलियन के अंदर, उसमें पाकिस्तान के ग्लेशियर्स दिखाए जा रहे हैं, पाकिस्तान के दरिया हैं, समंदर हैं, रेगिस्तान है, और ख़ास तौर पर जो गिलगित का सर्द रेगिस्तान है उसमें लोग बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हुए उसके बारे में बहुत सारी मालूमात जो है हासिल करते हुए हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं, टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर हैं पाकिस्तान पवेलियन के। एक्सपो 2020 में जो पाकिस्तान पवेलियन रखा गया है उसमें डायरेक्टर है रिजवान तारिक साहब। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवान साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। रिजवान साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाल रहे हैं। रिजवान साहब, बातें तो आपसे बहुत सारी पूछनी हैं पाकिस्तान पवेलियन के हवाले से, लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगी कि लोगों का फीडबैक कैसा है, कितना आपको रश दिखाई देता है पवेलियन के अंदर, कितने लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान के बारे में कुछ ना कुछ जानते हैं और कुछ मज़ीद जानना चाह रहे हैं? जी शुक्रिया मुझे लाइन पे लेने के लिए। जी हमारा पिछले 4 दिनों में रिस्पांस बहुत ही अच्छा है। ना सिर्फ हमारे पाकिस्तानी बहनें और भाई बल्कि फॉरेनर्स भी काफ़ी बड़ी तादाद में हमारे पवेलियन को विजिट कर रहे हैं और वो बहुत उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। जो पाकिस्तान की तस्वीर वो यहाँ पर देख रहे हैं वो शायद उन्होंने पहले कभी ना देखी हो। और बहुत से लोगों ने अपने इंटरेस्ट का इजहार किया है पाकिस्तान आने के लिए। ठीक है, पाकिस्तान आने के लिए इंटरेस्ट का इजहार किया है। कुछ तिजारत के हवाले से बताइएगा, मईशत को मजबूत करने में ये एक्सपो बड़ा अहम किरदार अदा कर सकती है। हम बड़े बड़े ऑर्डर्स यहाँ से ले सकते हैं। जिस तरह से हमारी मसनूआत जो हैं वो यहाँ पर पेश की गई हैं लोगों के सामने, कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, कौन सी ऐसी मसनूआत हैं पाकिस्तान की जिनमें आप समझते हैं रिजवान साहब के लोगों को ज़्यादा दिलचस्पी है, या उसमें ज़्यादा हम लोगों को कायल कर सकते हैं, माइल कर सकते हैं कि वो उसमें इन्वेस्ट करें पाकिस्तान के अंदर, या यहाँ से वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो बाय करें पाकिस्तान से? सर जी हमारे इस एक्सपो के प्लेटफॉर्म से 2 बुनियादी मकासद हैं। एक तो पाकिस्तान में टूरिज्म को प्रमोट करना और उसके अलावा इन्वेस्टमेंट को ना सिर्फ टूरिज्म सेक्टर में बल्कि जो मईशत के बाकी तमाम सेक्टर्स हैं उनमें भी इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना। इसके लिए हमने 6 महीने में वफाकी जो मिनिस्ट्रीज हैं और इदारे हैं लाइक बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और जो सूबाई बोर्ड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट हैं और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ मिलकर 6 महीने का एक मुकम्मल प्रोग्राम तरतीब दिया है जिसमें कि हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट और बिजनेस प्रमोशन के लिए भी इवेंट्स करेंगे।
आज हमारा इस सिलसिले में पहला एक बड़ा इवेंट हुआ जिसमें पाकिस्तान की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को हमने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की शराकत के साथ आज यहाँ पर एक सेमिनार किया जिसमें काफ़ी अच्छी तादाद में लोगों ने उसमें शिरकत की। ठीक है। अच्छा, कुछ ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान का जो क्लीन एंड ग्रीन मंसूबा है, उसको उजागर करने के लिए भी आप लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो बड़ी बड़ी स्क्रीन्स हैं उस पर क्या इकदाम पाकिस्तान कर रहा है, उसको भी हाईलाइट किया जा रहा है। क्या ऐसे इकदाम हैं जो गवर्नमेंट की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से आपसे कहा गया है कि ये वो चीज़ें हैं पाकिस्तान ने जो की हैं जो आपने हाईलाइट करनी है, और फिर उस पर रिस्पॉन्स कैसा है लोगों का, तारिक साहब? जी, हमारे हमारे पवेलियन में एक मुकम्मल सेक्शन है जो कि हमने पाकिस्तान की बिलियन ट्री प्रोजेक्ट के ऊपर हमने उसको डेडिकेट किया है। उसमें पाकिस्तान की जितनी भी कोशिशें हैं ऑन क्लाइमेट चेंज उनको हमने लोगों को सामने बताया है। इसके अलावा इस वक्त एक्सपो में क्लाइमेट एंड बायोडाइवर्सिटी वीक चल रहा है जिसमें हम भरपूर सेमिनार कर रहे हैं अपने पवेलियन के अंदर भी, और हमारे फेडरल मिनिस्टर जो हैं फॉर क्लाइमेट मलिक मोहम्मद अली असलम वो भी तशरीफ ला रहे हैं कल एक शिरकत करने के लिए एक प्रोग्राम में एक्सपो के प्लेटफॉर्म पे। उसके बाद पाकिस्तान पवेलियन में भी क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के नाम से हमने एक सेमिनार रखा हुआ है ताकि हम लोगों को बता सकें कि पाकिस्तान एक ग्लोबल लीडर है इन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है, और इसको दुनिया को बताना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये चीज़ एक्सपो 2020 में पाकिस्तान पवेलियन के अंदर की जा रही है। रिजवान साहब, प्रोडक्ट्स हम दुनिया के सामने लेकर आ रहे हैं, मसनूआत हम दुनिया के सामने रख रहे हैं, जो भी हमारे हुनरमंद लोग जो हैं यहाँ पर बना रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुतमन्नी होते हैं, जो जॉब्स करना चाहते हैं, ख़ास तौर पर यूएई जाना चाहते हैं या दीगर और ममालिक का रुख करना चाहते हैं, हुनर रखते हैं लेकिन मौके नहीं मिलते। तो हमारे लोगों के हुनर को आगे पहुंचाने के लिए कि जी ये वो लोग हैं, ख़ासतौर पे जैसे बलूचिस्तान के हवाले से मैंने देखा है कि इस पवेलियन के अंदर बड़ा काम जो है बलूचिस्तान में लोग कर रहे हैं, वो यहाँ पर रखा गया है। तो आपको लगता है कि लोग यहाँ से मसनूआत भी खरीदेंगे, प्रोडक्ट्स भी खरीदेंगे, और जो फिर इन प्रोडक्ट्स को बनाने वाले लोग हैं उनको भी आगे कहीं ना कहीं जॉब्स मिलने का इम्कान है? जी, हमने एक सेक्शन बनाया है जिसका नाम बाजार रखा है, और उसमें हमने पूरे पाकिस्तान से जो हमारे हुनरमंदों की हैंडीक्राफ्ट्स हैं उनको भी हमने वहाँ पर शोकेस किया है, और वो सेल पे भी हैं। काफ़ी दिलचस्पी दिखाई दी गई हमें, जो फॉरेनर्स हैं स्पेशली उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया। ये स्पेशली डिज़ाइन क्राफ्ट्स थी। बाकी जहाँ तक सूबों की जो हुनरमंद है उनकी बात रही, तो मैं बताना ही चाह रहा था कि हमने हर एक महीना एक एक सूबे को दिया है, जिसमें अभी बलूचिस्तान का ये महीना है, अगले महीने में पंजाब आएगा, फिर सिंध, फिर खैबर पख्तूनख्वा, फिर गिलगित बल्तिस्तान, फिर आज़ाद कश्मीर, जहाँ पर वो अपने कल्चरल परफॉर्मेंसेस करेंगे। और फिर हम उनकी जो स्पेसिफिक हैं अपने अपने सूबे और अपने इलाके के मुताबिक जो डिफरेंट उनके आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स हैं उनको भी प्रमोट करेंगे, उनके हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट करेंगे और उनके हुनरमंदों को प्रमोट करेंगे। इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि इससे जब दुनिया के इस ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे ये उनको इस नुमाइश का मौका मिलेगा तो काफ़ी उनके लिए भी आमदनी के मौके बढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, वहाँ जब हम मौजूद हैं और जिस तरह से आपने कहा कि हम अपने टैलेंट को प्रमोट कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स लोग बना रहे हैं उनको भी दुनिया से मुतारिफ़ करा रहे हैं इस पवेलियन के ज़रिए, ये फरमा दीजिएगा, अभी बहुत सारे नौजवान, बहुत सारे ऐसे लोग जिनके पास कुछ ऐसी प्रोडक्ट हैं जिसको वो दुनिया के सामने लाना चाहते हैं, अभी अगले 6 महीने तक ये सारा पवेलियन जो है और ये सारा एक्सपो जो है ये सजा रहेगा, क्या कोई अगर अभी भी ऐसे वक्त में चाहे आपसे कांटेक्ट कर सकता है? किसी ने कोई ऐसी चीज़ बनाई हो, जैसे अभी पिछले दिनों हमारी यूनिवर्सिटी के बच्चों ने गाड़ी बनाई थी, उसका बड़ा चर्चा हुआ था, हमने देखा था सोशल मीडिया पे, कांटेक्ट किया जा सकता है? रिजवान तारिक साहब, अभी भी आप लोगों से कि हमारे पास ये प्रोडक्ट रखना चाहते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास एक खास तौर पे इसी मकसद के लिए हमने एक कॉन्फ्रेंस रूम बनाया है जिसमें हम पूरे पाकिस्तान से हम लोगों को दावत देते हैं कि अगर कोई अपनी प्रोडक्ट के ऊपर वो कोई सेमिनार करना चाहते हैं, वो शोकेस करना चाहते हैं, वो रेलेवेंट जो ऑडियंस है उनकी इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो हमें बताएं, वो यहाँ पर आएँ, हम उनकी पूरी मदद करेंगे और उनको ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे, इस ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे उनको लॉन्च करने का पूरा मौका देंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया रिजवान तारिक साहब, आप डायरेक्टर हैं पाकिस्तान पवेलियन एक्सपो 2020 में। वक्त निकाल रहे थे हमारे प्रोग्राम के लिए, बहुत सारी चीज़ें आपने हमें नहीं बताई हैं, ख़ासतौर पर ये कि वो यंगस्टर्स या वो टैलेंट रखने वाले लोग जिन्होंने कोई नई प्रोडक्ट बनाई है, वो चाहते हैं दुनिया के सामने इसको लेकर आएँ, तो अभी भी आपसे कॉन्टैक्ट किया जा सकता है, पवेलियन में जगह हासिल की जा सकती है, कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं। बहुत शुक्रिया रिजवान तारिक साहब आपके वक्त के लिए और हमें इस एक्सपो के हवाले से बहुत सारी डिटेल शेयर करने के लिए। सर, आगे बढ़ना है हमें प्रोग्राम में, और अब हमें प्रोग्राम में, कल भी हमने बात की थी भारत के
हवाले से, आज भी हमें भारत के हवाले से बात करना है। कुछ वाक़े की अभी बात करेंगे जो कल पेश आया था, लेकिन उससे जुड़ी एक और चीज़ दिखाई दे रही है, और ये हमें दिखाई दे रही है भारतीय फ़िल्म इंडस्ट्री के अंदर, जहाँ मशहूर अदाकार हैं शाहरुख खान, उन्हें कौन नहीं जानता है। उनके बेटे आर्यन खान आजकल मनशियात केस में गिरफ्तारी की वजह से खबरों की जीनत बने हुए हैं। मुंबई की एक अदालत ने आर्यन खान की ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी और कहा यह कि अब उनका जिस्मानी रिमांड लिया जाए, और 17 अक्टूबर तक उन्हें जिस्मानी रिमांड पर दे दिया गया है। आर्यन खान के साथ अरबाज मर्चेंट और धमेचा के जिस्मानी रिमांड में भी तौसी कर दी गई है। नाज़रीन, आर्यन खान के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि उनके मौकिल को मोबाइल फ़ोन पर एक पैगाम के नतीजे में गिरफ्तार किया गया, इसलिए उनकी ज़मानत पर रिहाई हो सकती है। गुज़श्ता हफ़्ते आपको बताएं कि गुज़श्ता हफ़्ते के आखिर में यानी वीकेंड पर शाहरुख खान के बेटे समेत 3 अफराद को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गिरफ्तार किया था, जिन्हें पीर को अदालत में ज़मानत के लिए पेश किया गया था, लेकिन मुंबई की अदालत ने ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। बल्कि उल्टा किया ये कि उनकी जिस्मानी रिमांड में तौसी कर दी और मुलजिमान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हवाले कर दिया गया था। लेकिन नाज़रीन, आपको ये भी बताएं कि ये जो मुलजिमान हैं, ये एक क्रूज़ में पार्टी कर रहे थे। उस पार्टी के दौरान इनको गिरफ्तार किया गया और इत्तलात ये हैं कि इस पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा मनशियात इस्तेमाल की जा रही थी। नारकोटिक्स के जो सरबराह हैं, उन्होंने इस हवाले से कहा है कि कार्रवाई इंटेलिजेंस रिपोर्ट के नतीजे में की गई है और ये पूछताछ कई हफ्तों से जारी एक मुश्किल तफ्तीश के नतीजे में हुई है। इस मामले के ताने बाने कहीं ना कहीं हॉलीवुड से भी मिलते हैं। अच्छा जी, ये किस तरह से मिलते हैं इस पर तो हम बात कर रहे होंगे, लेकिन आपको बताएं कि एक तरफ तो ये हो रहा है शाहरुख खान के बेटे को अरेस्ट किया गया है, बड़ी गहमा गहमी है, अदालत ने उनकी जो ज़मानत की दरख्वास्त थी वो मुस्तरद कर दी, जिस्मानी रिमांड पर उनको दे दिया। लेकिन दूसरी जानिब भारत में जहाँ किसानों का इस्तेहसाल हो रहा है, वो किसान जो एहतजाज जारी रखे हुए थे, और पहले आपको बताएं कि कुछ रोज़ पहले उत्तर प्रदेश के गाँव में रियासत के जो जूनियर वज़ीर दाखिला हैं अजय मिश्रा, उनके बेटे ने किसानों को कुचल दिया था और इसके नतीजे में 4 किसान मौके पर दम तोड़ गए थे और जलाओ घेराव में 9 अफराद हलाक भी हुए थे। इस खबर से कल हमने आपको आगाह किया था। इस पर क्या हुआ है, ये जो अजय मिश्रा के बेटे हैं, शाहरुख के बेटे तो अंदर हैं, अजय मिश्रा के बेटे के साथ क्या किया गया है, जिन्होंने किसानों को रौंद दिया था गाड़ी तले, ये यकीनन उससे तो घिनौना जुर्म है ही। मैं ये नहीं कह रही कि मनशियात इस्तेमाल करना जुर्म नहीं है, लेकिन ये भी तो एक जुर्म है जो अजय मिश्रा के बेटे ने किया। तो उनके साथ क्या कर रही है भारत सरकार, ये सारी बातें जानने की कोशिश करेंगे जी। हम रब्ता कर रहे हैं, हमारे साथ कमर चीमा साहब मौजूद हैं, किसी तारुफ के वैसे तो मोहताज नहीं है, बहुत सारे TV चैनल्स पर आपको दिखाई देते हैं, ख़ास तौर पर भारतीय एंकर्स जो हैं इनसे बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहे होते हैं मुख्तलिफ मामलात पे पाकिस्तान को लेकर। हमें ज्वाइन कर रहे हैं कमर चीमा साहब, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कमर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया कमर चीमा साहब, आप हमारे लिए वक्त निकाल रहे हैं हमारे शो के लिए। कमर चीमा साहब, आपको जहमत आज इसलिए दी है कि 2 बड़े वाक़यात जो भारत में भी खबरों की जीनत बने हुए हैं और जो लोग दीगर दुनिया में इंटरेस्ट रखते हैं इस मुतालिक खबरों से, वो भी इस पर बड़ी कड़ी नज़र रखे हुए हैं। आप ज़रा हमें पहले तो ये समझा दीजिएगा कि ये आर्यन खान वाला मामला क्या है, क्यों बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि जिनको ज़मानत मिल जाती है ऐसे केसेस के अंदर, तो आर्यन खान को ज़मानत नहीं मिल पाई। क्या आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा है कि ये क्योंकि शाहरुख खान के बेटे हैं, एक मुसलमान के बेटे हैं, तो इसलिए इनके साथ ऐसा किया जा रहा है? जी बहुत शुक्रिया। देखें जी, इसके मल्टीपल एंगल्स हैं स्टोरी के। जो पहला एंगल है इस स्टोरी का वो ये है कि अमूमन जो भारतीय मीडिया है, जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है, ये गोदी मीडिया और चीज़ों से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए, ये क्या करता है कि ये सोशल इश्यूज़ को ज़्यादा उछालते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आर्यन खान का इश्यू आ गया, अब क्योंकि वो शाहरुख खान के बेटे हैं, तो आपको पता है कि भारत के अंदर एक कैंपेन भी चलती है इस्लामोफोबिया की, कि अगर किसी मुसलमान से कोरोना फैल गया तो वो कहेंगे जी कि देखें ये मस्जिदें बंद करें, ये मदरसे बंद करें। और क्योंकि ये शाहरुख खान के बेटे हैं, तो ये पहला तो ये है कि ये बीजेपी की सपोर्ट कर रहे हैं ताकि ये फार्मर्स के जो इश्यूज हैं वो दबे रहें, जो कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है वो दबा रहे, और जो प्रियंका गांधी हैं वो जो प्रोटेस्ट कर रही हैं और उनको नजरबंद किया रहे, वो चीज दबी रहे, और सोशल इश्यूज को उठाते हैं। सो ये पर्टिकुलरली ये एक ट्रेंड है जो इंडियन मीडिया के अंदर, गोदी मीडिया, वो मीडिया जो बीजेपी और नरेंद्र मोदी के आरएसएस को सपोर्ट करता है और उनको टेसेटली इस तरीके से सपोर्ट करता है कि उनके जो पॉलिटिकल ब्लंडर्स होते हैं उनको अवाम की अटेंशन ना जाए और पॉलिटिकली जो मर्जी करते रहें, और सोशल इश्यूज पे और रिलीजियस इश्यूज के ऊपर बहस करें, जिससे सोसाइटी भी तकसीम होती है, नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स के ऊपर भी असर नहीं आता,
और जो बीजेपी है वो ये शुरू से, क्योंकि उनकी जो आरएसएस, उनकी जो जमात है, जो राइट विंग हिंदू नेशनलिज्म का प्रचार करती है, तो बेसिकली वो भी सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट को कंस्ट्रक्ट करती है और कहती है कि जी हमें अपना मुआशरा और अपना कल्चर और अपने मजहब की बात करती है। तो ये उन एंगल्स पे काम कर रहे होते हैं। और शाहरुख खान क्योंकि वैसे सेलिब्रिटी हैं, इससे पहले आपको पता है कि एक और बॉलीवुड के वो जो एक्टर थे जिन्होंने जिन्होंने अपने आप को वो फांसी दे दी थी, राजपूत साहब, उनका केस लेके 6-8 महीने सुशांत का इंडियन केस मीडिया भी लगा अभी रहा अभी बिल्कुल ताकि रिसेंट है ना, सुशांत सिंह का केस भी अभी बिल्कुल रिसेंट है। जी, तो उसको लेकर के भी इंडियन मीडिया लगा रहा और 6-8 महीने वो पूरी चलाता रहा कि जी देखें ये क्या हो रहा है। फिर ड्रग्स का इश्यू आ गया। इससे पहले भी आपको याद होगा कि ड्रग्स के इश्यू आए, और भी सहाफ़ी जो बॉलीवुड के लोग हैं, उनका जो एहतसाब शुरू किया हुआ है, क्योंकि उनको पता है कि ये अरबों रुपए कमा रहे हैं, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, इनके ऊपर कोई चेक नहीं है, ये अनचेक्ड लोग हैं। और खासकर ये क्योंकि शाहरुख खान का केस है, तो इसको जरा मजीद उछालो और इसमें इस्लामोफोबिक ट्रेंड भी आप देखिएगा आइंदा आने वाले दिनों में होगा। और अभी भी है कि देखें मुसलमान जो एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, या मुसलमान बच्चे जो है वो किस तरह इंडिया में ड्रग्स फैला रहे हैं। हालांकि रिसेंटली आपको पता है कि मोदी साहब के अपने शहर गुजरात से तकरीबन कुछ $2 अरब से ज्यादा की जो ड्रग्स है वो पकड़ी गई, जो पता नहीं पहले कितनी को ड्रग्स आ रही थी और इसमें कितने बड़े कार्टल्स मौजूद हैं। लेकिन क्योंकि ये मुसलमान है तो इसके लिए ज्यादा बात करना वो इजी है, और इनको टारगेट करना इजी है, और मीडिया ठीक है, अटेंशन भी यानी है। हम ये और समझ आपको लें पता है कि जैसे आप फरमा रहे हैं, उसी तरह से है कि आर्यान को अरेस्ट करना, फिर आर्यान को बेल जो है उसकी दरखास्त दिए जाना, लेकिन उसका मुस्तरद हो जाना, जिस्मानी रिमांड पर दिए जाना, ये वहाँ की अदालत को भी आसान लगता है। लेकिन जब अजय मिश्रा की बात होती है, उनके उस बेटे की बात होती है जो इतने सारे लोगों को रोन देता है अपनी गाड़ी के नीचे, उसको अरेस्ट करना, उसको इस तरह से रिमांड के अंदर दे देना, तहवील में दे देना, ये वहाँ की कोर्ट्स को भी मुश्किल लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि एक इस्लामोफोबिया जो है उसको हाईलाइट करना है इस मसले को, और साथ ही साथ ये कि हिंदू इंतहा पसंदी जो है उसके ज़रिए असर अदालतें भी हो गई हैं सर वहाँ के। देखिए, जो ये कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में, जब से 2014 से नरेंद्र मोदी पावर में आए हैं, भारत के अंदर भारत के अंदर जो जुडिशरी और जो मीडिया वो कंप्लीटली कोलैप्स कर गया है। अगर आपको याद हो कि जो बाबरी मस्जिद का जो मसला था, जो मस्जिद थी उसकी डिमोलिश उनको किया, और फिर अभी अभी कोर्ट कह रही है कि जी वहां पे आप मंदिर बनाए, कोर्ट अदालतें कहती हैं, और फिर वो जो जजेस सपोर्ट करते हैं बीजेपी में को, बाद में उनको जो उनके अपर हाउस है उसमें उनको सीट दे दी जाती है। ऐसा ही ये है। एक गठजोड़ है इस वक्त जो हमें नजर आ रहा है कि जुडिशरी का और पॉलिटिकल एलीट का, और इसके साथ साथ जो ब्यूरोक्रेसी है उसका, जिसमें मल्टीपल चीजें हैं, जिसमें आपको पता है कि अमूमन जो तासुर देने की कोशिश की जा रही है वो ये है कि मुसलमान जो हैं और जो क्रिश्चियंस हैं और जो सिख हैं, ये सेकंड क्लास सिटीजन है और ये सिर्फ हिंदुओं का हक है। मैं देख रहा था कि जो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट है, इकोनॉमिस्ट मैगजीन है, उसने पिछले 6 सालों में इंडिया को 26 पॉइंट नीचे कर दिया है, यानी कि वो 27 से 53 पे चले गए हैं जब डेमोक्रेसी इंडेक्स की बात आती है। इसी तरह पूरी दुनिया के जो लोग हैं जो फॉर एग्जांपल मेजर करते हैं इंडियन डेमोक्रेसी को नरेंद्र मोदी साहब के जमाने में, तो ये कहते हैं कि ये एक एथनिक डेमोक्रेसी है, ये एक मेजोरिटेरियन डेमोक्रेसी है, ये वो डेमोक्रेसी नहीं है जिसमें इक्वालिटी की बात की जाए, ये वो डेमोक्रेसी नहीं है जहां पे तमाम तबके जो हैं उनको एक जैसे राइट्स ठीक है, मिलते हैं। कमर साहब, सबसे बड़ी जमहूरियत होने का दावेदार तो है भारत, लेकिन इस सबसे बड़ी जमहूरियत पर बहुत सारे बड़े बड़े सवालिया निशान भी लग गए हैं जिसके जवाब मोदी सरकार नहीं दे पा रही है अभी तक। मुझे ज़रा ये बता दीजिएगा कि चलिए ठीक है, इनको अगर निशाना भी बनाया जा रहा है शाहरुख के बेटे को मुसलमान होने की बेस पे, फिर भी इसके अलावा भी हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे बॉलीवुड स्टार्स भी हैं जो कहीं ना कहीं मुलव्वस रहे हैं। दीपिका का नाम भी पिछले दिनों आ रहा था, जैसे मैंने भी सुशांत का जिक्र किया, वो भी ज़्यादा ड्रग्स लेने की वजह से उन्होंने खुद अपनी जान ले ली थी। और भी बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं, बहुत सारे बड़े बड़े जो सुपर स्टार्स हैं वहाँ के, उनके नाम आते रहे हैं। अब ये जो नारकोटिक्स के सरबराह हैं ये यहाँ पर कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जी इसमें हॉलीवुड मुलव्वस हो सकता है। तो चीमा साहब ज़रा मुझे समझा दीजिएगा कि ये जो चीज़ें खुद बॉलीवुड स्टार्स के बच्चे वहाँ पर कर रहे हैं, खुद बॉलीवुड स्टार्स कर रहे हैं, फीमेल स्टार्स वहाँ की कर रही हैं, उसमें हॉलीवुड किस तरह से इसमें मुलव्वस हो सकता है? क्या वो लोग वहाँ से स्टार्स आके इनको कह रहे हैं कि आप यहाँ पर एक क्रूज़ हायर करें, पार्टी करें वीकेंड पे और उसमें फिर ये मनशियात इस्तेमाल करें?
ये क्या लॉजिक है जो दी गई है इनकी तरफ से? देखिए, पहली बात तो समझने की ये है कि इंडिया के अंदर ये जितना पैसा मूवीज में है, इसमें सारा ये लोकल पैसा नहीं है, ये बाहर से पैसा, ये इन्वेस्टर्स का पैसा आता है। तो ये पहली बात है, ये सारा बड़ा इजी मनी है। मतलब एक एक्टर करोड़ों रुपए कमा लेता है, तो वो बच्चों पे फिर पैसा ऐसे फ्लो करता है। तो वो क्रूज पार्टीज करती हैं, तो इतना पैसा होता है कि वो फिर ड्रग्स वाले भी बीच में आ जाते हैं। अब ये जो बात उन्होंने की है हॉलीवुड से, ये बेसिकली हाइप क्रिएट करने की बात है। अगर वो हॉलीवुड और बॉलीवुड को नाम आएगा, तो वो कहेंगे जी अब ये एक नया जो एंगल देंगे, इससे इंडियन मीडिया को भी एक स्टोरी मिल गई, वो जो मैं कहता हूँ गोदी मीडिया। दूसरा ये है कि इसकी अटेंशन इंटरनेशनली डाइवर्ट कर दी जाएगी। तीसरा ये है कि वो कहेंगे जी कि इनको ये फायदा है कि जी कहेंगे जी बॉलीवुड और हॉलीवुड के आपस में बड़े कनेक्शंस हैं, तो ये अपने आप को एक जो सोशल जो अपनी क्लास है वो बड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। बॉलीवुड अपने आप को इंटरनेशनलाइज करने का भी इससे एक फायदा उठा रहा है कि जी देखें हमारे जो एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं उनका हॉलीवुड तक जो है वो कनेक्शंस हैं, भले वो अच्छे हैं वो बुरे हैं, ये ड्रग्स का मसला है क्योंकि वहां पे अमेरिका में तो चलो एक और इन्वायरमेंट है ड्रग्स के हवाले से, इस तरह नहीं है जिस तरह इंडिया में है। लेकिन इंडिया का मसला ये है कि इतनी गुर्बत थी और पिछले 15 20 25 साल में ये जो टर्न अराउंड हुआ है, इसने बेसिकली मुआशरे में सोशल इवल्स पैदा कर दिए हैं, क्योंकि ये इतना ज्यादा पैसा ट्रेवल किया है मुआशरे के अंदर। लोग जो रातों रात गांव से शहर आए और अमीर हो गए, एक्टर एक्ट्रेसेस बन गए, तो बेसिकली मुआशरे के ये बिगाड़ है जो बेसिकली इंडिया के अंदर है, इसका बिल्कुल, इंटरनेशनली माशरे का किसी बिगाड़ है। और कमर चीमा साहब, बहुत सारी मूवीज़ जब बॉलीवुड की लोग देखते हैं, बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं एक्टर एक्ट्रेसेस को देखकर, उन जैसा बनने की कोशिश करते हैं, और जिन जैसा वो बनने की कोशिश कर रहे हैं अगर वो ड्रग्स में हैं तो फिर इस तरह तो आम जो लोग हैं, वहाँ के जो अवाम है भारत के, वो इस चीज़ को भी अपना रहे होंगे, यकीनी तौर पर वो ड्रग्स की जानिब भी माइल हो रहे होंगे। बहरहाल इस पर मोदी सरकार को, जिसको आप गोदी सरकार कह रहे हैं, और गोदी मीडिया जिसको आप कह रहे हैं, उसको बहुत ज़्यादा सोचने की, देखने की ज़रूरत है कि इस पर क्या करना है। बजाय कि हॉलीवुड से अपने लिंक्स बढ़ाने की बात की जाए, जोड़ने की बात की जाए, इसका सद्देबाब करने की ज़रूरत है। बहरहाल कमर चीमा साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, बात कर रहे थे भारत के इस बड़े मामले को लेकर। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। अच्छा जी, बड़े मामले की बात हो रही है तो एक बड़ा मामला, एक बड़ी चीज़ कल भी हुई है। वो ये हुआ था कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम की सर्विसेज जो हैं वो मुअत्तल हो गई थी, और इसी बार सोशल मीडिया सार्फिन की तमाम तर तवज्जो जो है वो ट्विटर पर मरकूज़ हो गई थी, क्योंकि ये तीन जो कंपनियां हैं कि एक ही शख्स की मिल्कियत है, लेकिन बाकी ट्विटर जो है वो उनका नहीं है, इसलिए ट्विटर जो है वो चलता रहा। लेकिन ये सोशल मीडिया ऐप्स जो हैं तीनों की तीनों, ये 6 घंटे की बंदिश के बाद बिलाखिर बहाल हो गई। लेकिन दुनिया भर में इनके सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और लोग इसकी बंदिश के हवाले से अभी भी सवालात उठा रहे हैं, अभी तक इस पर बात हो रही है। फेसबुक का कहना यह है कि गलत कॉन्फ़िगरेशन से सर्विस मुअत्तल हुई थी। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के दुनिया भर में सार्फिन की तादाद 3.5 अरब है, और इस बंदिश के नतीजे में फेसबुक के बानी को 6 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ है। यानी हम ये कह सकते हैं कि फेसबुक के जो बानी हैं अब वो 1 घंटे में 1 अरब डॉलर्स कमा रहे हैं, क्योंकि अगर 6 घंटे ये सर्विस मुअत्तल रही है तभी उनको 6 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ है। बहरहाल जी, फेसबुक के बानी की बात हो रही है, मार्क ज़करबर्ग, तो आपको बताएं कि सर्विसेज में तातुल आने पर उन्होंने सारिफिन से माजरत कर ली, लेकिन उनका मजाक बहुत ज़्यादा उड़ाया गया है। और जहाँ जहाँ ये मजाक उड़ता हुआ हमने देखा, उसमें हमने देखा कि बहुत ज़्यादा ट्विटर की जानिब लोग जो हैं चूँकि वो माइल हो गए थे, बहुत सारे ट्विटर के हामी जो हैं वो सामने आ गए थे, और तो और हामियों की तो क्या ही बात करें, जो CEO हैं ट्विटर के, उन्होंने भी जी ट्वीट कर दिया था कि हाउ मच, कितने में है ये सारी चीज़ें अगर बेचना चाह रहे हैं, क्योंकि आपसे तो ये चीज़ें संभल नहीं रही हैं। उन्होंने मार्क ज़करबर्ग को बराह रास्त तंज का निशाना बनाया था। ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड करती रही है सोशल मीडिया पर। लेकिन सोशल मीडिया चूँकि नाज़रीन हमारी आपकी ज़िंदगी में बड़ी एक अहम चीज़ बन चुका है। अब अगर हमारा थोड़ी देर के लिए, जैसे कल हुआ था, सोशल अकाउंट कोई भी अगर बंद हो जाता है, चलें फेसबुक ना सही, लेकिन व्हाट्सएप को लेकर हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि व्हाट्सएप बंद है तो ऐसा लगता है कि सारी दुनिया से हमारा राब्ता कट गया है। जहाँ जहाँ हमारे दोस्त मौजूद हैं, कलीग्स मौजूद हैं, बहुत सारी चीज़ों में बहुत परेशानी होती है। अब ये परेशानी हुई क्यों, पहले ये समझेंगे, और फिर इस परेशानी के साथ साथ और दीगर कौन सी परेशानियां जुड़ी हैं जो हमें मालूम है, और कुछ परेशानियां ऐसी जिनके बारे में भी हम नहीं जानते। ये सारी परेशानियां और ये सारी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। निगत दाद साहिबा से हमें ज्वाइन कर रही हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं डिजिटल राइट्स फाउंडेशन की। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम निगत दाद साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। निगत साहिबा, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। निगत, पहले तो ये बता दीजिएगा कि अभी ज़करबर्ग जो हैं वो कोई भी इसकी वजह बयान कर रहे हों, टेक्निकल कोई इशू आ गया था, लेकिन आप ज़रा हमें समझाइएगा कि कैसे इस तरह से तीनों एप्लीकेशंस जो हैं वो एक साथ बंद हो जाती हैं और फिर तीनों एप्लीकेशंस जो हैं वो दोबारा से काम करना शुरू कर देती हैं। इतनी बड़ी एक कंपनी है, इतनी बड़ी ऐप्स को रन कर रही है,
बहुत अरबों में इनके यूज़र्स जो हैं इस वक्त दुनिया भर में मौजूद हैं, तो क्या ये नहीं हो सकता कि इन तीनों को अलग अलग से कुछ इस तरह से डील किया जाए कि अगर एक में कोई टेक्निकल एरर आता है तो वो बाकी दो में ना आए? इस तरह तो नुकसान भी उठाया है इन्होंने बहुत। ये बेसिकली यही इस वक्त ज़ेरे बहस है ये बात पूरी दुनिया में कि जो सेंट्रलाइज्ड जो सिस्टम्स हैं इन सोशल मीडिया कंपनीज के, वो उसकी वजह से मिसाल के तौर पे अब फेस व्हाट्सएप इज आल्सो ओन्ड बाय फेसबुक, इंस्टाग्राम जो है वो भी फेसबुक के इससे उसका ताल्लुक है। तो तीनों कंपनियां जुड़ी हुई हैं एक दूसरे के साथ और इनके मालिक एक ही हैं। तो जो टेक्निकल जो ग्लिच आया, जो कह रहे हैं कि फेसबुक का जो बैकबोन राउटर्स हैं, उनमें खराबी की वजह से ये सब हुआ और उसके बाद जब चेंजेस वो किए गए, तो जो डीएनएस है उसमें वो चेंजेस प्रॉपर तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं हो सके। तो ये टेक्निकल टर्म्स हैं जिसकी वजह से या आप कह रहे हैं कि तकनीकी की जो तब्दीलियाँ थी वो सही तरीके से वो नहीं हो सकी। एंड आपका सवाल बिल्कुल सही है कि ये बहुत ज़रूरी है इस वक़्त ये देखना कि ये कुछ इस तरह नहीं किया जा सकता कि ये अगर एक में मसला आ जाता है तो दूसरी जो प्लेटफ़ॉर्म है या ऐप जो है वो चल रही हो। लेकिन यही बात बार-बार बहुत से लोग कहते हैं कि अगर आपका इंटरनेट सिर्फ़ एक ही कंपनी के पास इतना ज़्यादा उसको पावर हासिल हो, जो कि हमने कल देखा, तो ये बहुत एक गौर तलब बात है कि किस तरीके से इस सिस्टम को डिसेंट्रलाइज किया जाए। बहुत सी बाकी सोशल मीडिया जो कंपनीज हैं, वो ट्विटर पे बहुत से लोग चले गए, हमने देखा और भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। लेकिन जो पावर हमें फेसबुक की नजर आई, व्हाट्सएप भी उसके साथ ही चला गया। तो ये जो पावर हमें नजर आया, बिलियंस ऑफ यूजर्स जो हैं वो उससे मुतासिर होते हुए नजर आए। तो ये बात अब इस बात की निशानदही करती है कि कितनी ज़्यादा ज़रूरत है इसी तरह की और सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स की और ऐप्स की, कि लोग जो हैं वो मुख्तलिफ स्पेसेस को इस्तेमाल करें और ये ना हो कि आधी से ज़्यादा जो दुनिया है वो सिर्फ़ कुछ ही ऐप्स पे इन्हिसार करना शुरू हो जाए। अच्छा, जब भी इन ऐप्स की बात होती है ना निगत, तो एक एक बड़ी चीज़ वो ये आता है, सवाल आता है ज़हन में कि क्या हमारा डेटा महफूज है? अगर इस तरह का कोई टेक्निकल एरर आ जाता है, ये सारी ऐप्स जो एकदम से कोलैप्स कर जाती हैं, बंद हो जाती हैं 6 घंटे के लिए, 6 दिन के लिए, तो जो डेटा है सारिफिन का, उसको लेकर बड़े सारे सवालात उठे हैं। कल हमने ट्विटर के ऊपर देखा, बहस हो रही थी। महफूज है जिस तरह से ये लोग क्लेम करते हैं? क्योंकि मैं और आप तो अगर अपने घर में बैठे अपने फ़ोन के पास कोई बात कर लेते हैं कि मैं फ़लाँ प्रोडक्ट ख़रीदने का सोच रही हूँ, तो उसके बाद जब हम अपना फ़ोन खोलते हैं तो फेसबुक पे और इंस्टा पे हमें उसके एड्स चलते हुए दिखाई देते हैं। तो फ़ोन्स हमारे हमें सुन रहे हैं ना, इंस्टा सुन रहा है, फेसबुक सुन रहा है, कहाँ है हमारी प्राइवेसी? आप कोई भी ऐप इस्तेमाल कर लें, वो चाहे उसी ये सिर्फ फेसबुक इंस्टाग्राम की हद तक बात नहीं है। आप किसी भी ऐप को ले लें जो हम इंस्टॉल करते हैं, ये तमाम ऐप्स मॉनिटर करती हैं, ट्रैक करती हैं अपने यूजर को। और जब ये ट्रैक करती हैं और ये डेटा माइन करती हैं, तो उसी यही इनका बिजनेस मॉडल है बेसिकली। सो ये बात तो हमें अपने जहन से निकाल देनी चाहिए कि जब हम इतनी ऐप्स का इस्तेमाल करें या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, तो हमारे पास कोई 100% जो है प्रिवेसी राइट्स हमारे महफूज हैं या हमारा डेटा जो है वो प्रोटेक्ट किया जा रहा है। वो बिजनेस मॉडल ही नहीं है, उनका बिजनेस मॉडल ही और है। वो यहाँ पे हमारे डेटा प्रिवेसी के लिए नहीं उन्होंने अपने बिजनेसेस शुरू किए। तो एक ये सवाल उठा है कल भी, और कंपनी ने तो ये कहा है कि डेटा जो है वो बिल्कुल महफूज है। लेकिन ये बाद में फिर रेवलेशंस होती हैं मुख्तलिफ तरीकों से। हमने देखा है कि कोई विसल ब्लोअर उसने बात कर दी या कोई रेवलेशन हो गई जिसमें पता चला कि इस पिछले साल में ये हुआ या उससे पिछले साल में ये हुआ। तो मेरा ये ख्याल है कि यूजर्स जो हैं जब इन ऐप्स को इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें खुद पता होना चाहिए कि जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं वो आपका कितना डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उनका बिजनेस मॉडल क्या है। और खुद भी हम लोगों को एज यूजर्स ये इल्म होना चाहिए कि जो ऐप हम इंस्टॉल कर रहे हैं ये सिर्फ फेसबुक और इंस्टा की बात नहीं है, ये बात उन बिल्कुल निगत, तमाम आप सही ऐप्स की है जो फरमा रही हमारे हैं। बहुत सारे एप्लीकेशंस जब हम डाउनलोड करते हैं ना, तो उसमें आ जाता है कि जी आप इनको अपने जो पिक्चर गैलरी है उस तक भी एक्सेस दीजिए। आपके माइक्रोफोन का पहले वो पूछते हैं, उसके बाद मुख्तलिफ चीज़ें आपसे पूछते हैं, यहाँ तक एक्सेस चाहिए, यहाँ तक एक्सेस चाहिए, और फिर वो एक सवाल उसमें ये भी पूछते हैं जिनको अक्सर हम इग्नोर कर जाते हैं कि जी आपकी जो पिक्चर गैलरी है उस तक भी एक्सेस चाहिए, और बाज़ औक़ात हम बिल्कुल बेध्यानी में उसको ओके कर देते हैं। इसका मतलब क्या निगत ये है कि जो भी ऐसी चीज़ हम डाउनलोड कर रहे हैं, ऐप हम डाउनलोड कर रहे हैं, वो सीधी हमारी गैलरी तक पहुंच सकती है, चाहे हमने उसके ऊपर पासकोड सेट किया हुआ हो, पासवर्ड लगाया हुआ हो? क्या वो हमारे पिक्चर्स वगैरह सब ले सकते हैं अगर हम ओके कर दें कि येस वी आर एग्री? ये जब
बिल्कुल और यही बात बहुत ज़रूरी है कि जब आप हम लोग ऐप्स डाउनलोड करते हैं, तो बजाय ये कि उसकी एक प्रिवेसी पॉलिसी आपने देखी होगी, लंबा सा डॉक्यूमेंट होता है, जो जैसे हम हम में से पढ़ना कोई भी गवारा नहीं करते, तवज्जो टाइम भी से नहीं ना होता इतना। देखता है, बस हमें बिल्कुल, आप बस स्क्रॉल डाउन करते जाते हैं, हमें तलाश होती है आई एग्री को देखने की कि वो हमें मिल जाए तो हम उसको फौरन टिक कर दें। तो लेकिन अगर आप उसको पढ़ें ना, तो वो उसमें बहुत वाज़ेह ये लिखा होता है कि हम आपके इस डेटा को एक्सेस करेंगे जब आपके मोबाइल डिवाइस पे एप्स, तो हम थोड़ी अपनी आदत बना लें कि जो सर्टेन एप्स हैं वो क्या-क्या चीज़ें एक्सेस करेंगी। तो मेरा ये ख़्याल है बहुत से सार्फिन एक दफ़ा पीछे हट के सोचेंगे कि क्या ये ऐप हमने इंस्टॉल करनी भी है या नहीं करनी। अगर ये हमें आइडिया हो जाए कि ये किस-किस चीज़ को आपके मोबाइल में डिवाइस में एक्सेस करेगी। ठीक है। अच्छा निखत, एक तो आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रही है, शायद कुछ ना कुछ इंटरनेट ही का इशू है। बहरहाल मुझे ये बता दीजिएगा कि कल ये जो 6 घंटे के दौरान सब कुछ हुआ है, इससे एक चीज़ तो हमें बड़ी वाज़ेह हो गई है कि हम बहुत ज़्यादा इन्हिसार करने लग गए हैं अब इस सोशल मीडिया पर। क्या आप समझती हैं कि इससे कभी छुटकारा मुमकिन हो पाएगा या नहीं? अब हम मज़ीद जो आगे जाएँगे हम इसमें और धँसते चले जाएँगे, इन्हीं पे इन्हिसार रह जाएगा सारे का सारा हमारा। नहीं, हमें ये चाहिए कि अब एक तो ये कि इस डिजिटल एज में जो है वो आगे से आगे इस्तेमाल जो है वो बढ़ेगा, लेकिन अब ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम अपने रवैयों को भी मद्देनज़र रखें। जो डिजिटल सिटिज़न बनने के जो प्रॉपर गाइडलाइंस हैं, उनको मद्देनज़र रखें। हमारी डिजिटल जो लिटरेसी है, वो हमारे निसाब में शामिल होनी चाहिए। तो अब ये वक़्त आ गया कि हमें ये गौर करना है कि हम अपने बच्चों को किस तरीके से मुतारिफ करा रहे हैं डिजिटल सिटीजनशिप से, डिजिटल स्पेसेस से, और वो तमाम एथिक्स और गाइडलाइंस और जो कोड ऑफ कंडक्ट की हम बात करते हैं, वो हमारे स्कूलों से पढ़ाया जाना शुरू, क्योंकि डिजिटल एज अब आगे बढ़ती जाएगी, ये पीछे नहीं हटेगी। ठीक है, लेकिन इसके साथ-साथ हमें अपने रवैयों पर भी बहुत ज़्यादा गौर की ज़रूरत है और ख़ास तौर पर जब हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया को लेकर, तो इन्हिसार जहाँ तक हम कर सकें उसको कम ही रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा आजकल हमने इसका यूज़ भी बढ़ा दिया है। बहरहाल निगहत दाद साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद थी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं आप डिजिटल राइट्स फाउंडेशन की। आपने हमारे लिए वक्त निकाला, हमारे शो को वक्त दिया, बहुत शुक्रिया निगहत दाद साहिबा आपका। निगहत दाद साहिबा बात कर रही थी जी सोशल मीडिया के हवाले से। कल ऐसा लगा था जैसे 6 घंटे के लिए ज़िंदगी रुक सी गई है। मोबाइल फ़ोन में सिम्स तो चल रही थी, लेकिन जब व्हाट्सएप नहीं चल रहा हो, आपका फेसबुक नहीं चल रहा हो, आपका इंस्टा नहीं चल रहा हो, तो ऐसा ही लगता है कि जैसे आपका पूरी दुनिया से जो जहाँ जहाँ आपका राब्ता था वो शायद मुनक़ता हो गया है। लेकिन जी ऐसा ज़्यादा देर नहीं रहा, 6 घंटे तक रहा है। राबितों की बात हो रही है तो एक और जगह राबिता किया जा रहा है और ये राबिता हो रहा है सऊदी अरब और ईरान के दरमियान। आपको बताएं कि सऊदी अरब ने ईरान के साथ मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी है कि गुज़श्ता हफ्ते ईरान की नई हुकूमत से बराह रास्त बातचीत की गई है। सऊदी अरब की जानिब से कहा गया है कि खलीज में दोनों मुल्कों के माबैन रकाबत ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात किए गए हैं और ये मुज़ाकरात इस साल की इब्तिदा में शुरू होने वाले अमल का हिस्सा हैं। दोनों मुल्क जो हैं उनके दरमियान तवील अरसे तक ताल्लुकात कशीदा रहे हैं और मुज़ाकरात की इब्तिदा इस साल अप्रैल में की गई है। नाज़रीन, सऊदी अरब और ईरान के माबैन मुज़ाकरात में भी अब हम ये देख रहे हैं कि कुछ तेज़ी आ रही है और ये मुज़ाकरात तब शुरू हुए जब तेहरान और वाशिंगटन न्यूक्लियर माहदे की बहाली के हवाले से बातचीत कर रहे हैं, जबकि सऊदी अरब और उसके इत्तेहादी इसकी मुखालिफत करते हमें दिखाई देते थे। सऊदी अरब और ईरान के माबैन मुज़ाकरात के 3 अदवार इराक़ में हुए हैं। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरमान अल सऊद का इस बारे में कहना है कि मुज़ाकरात का जो हालिया दौर है वो 21 सितंबर को आया है और उसी रोज़ ईरानी सदर ने जनरल असम्बली से भी खिताब किया था। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारिजा का कहना था कि इन मुज़ाकरात की बुनियाद पर दोनों मुल्कों के दरमियान मामलात को हल करने की कोशिशें की जाएंगी। दोनों मुल्क शाम, लबनान और इराक़ के हवाले से एक दूसरे की मुखालिफत करते रहे हैं। यमन में ईरानी हिमायत याफ्ता जो हौसी बागी हैं उनके खिलाफ सऊदी अरब ने अपना हिमायत याफ्ता एक जो इत्तेहाद है वो कायम कर रखा है। रियाज़ और तेहरान ने उम्मीद का इज़हार किया है कि मुज़ाकरात से दोनों मुल्कों के माबैन जो कशीदगी है उसमें बहुत ज़्यादा कमी आएगी। हम भी यही दुआ करते हैं कि इनके दरमियान कशीदगी जो है वो कम हो, लेकिन इसके लिए मुज़ाकरात का जो सिलसिला है इसके चलते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेट्स सी कहाँ मामलात पहुँचते हैं, क्या होता है, आपको यकीनन हम अपडेट करते रहेंगे। अभी हमें रुख करना है ऑस्ट्रेलिया का, जहाँ की रियासत विक्टोरिया का शहर मेलबर्न दुनिया में सबसे ज़्यादा लॉकडाउन रहने वाला शहर बन गया है और यहाँ मरीजों की तादाद में अभी भी लॉकडाउन रहने के बावजूद मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। हुकूमत ने वबा के कंट्रोल के लिए एक दवासाज कंपनी से वबा के खिलाफ बनने वाली गोलियों की, जी हाँ, टैबलेट्स बनाई गई हैं। अब कोविड से निपटने के लिए इन गोलियों की 3 लाख खुराकें खरीदने का फैसला किया है। लेकिन वज़ीर आज़म स्कॉट मॉरिसन कहते हैं कि उम्मीद है कि ये गोलियां वबा के खिलाफ मौसर साबित होंगी, लेकिन इसके बावजूद वैक्सीन जो है वो पहली तरजीह होनी चाहिए।
वैक्सीन ज़्यादा मौसर रहेगी या ये टैबलेट्स जो हैं, ये गोलियां जो हैं आने वाले वक्त में हम सभी इस्तेमाल कर रहे होंगे कोविड से बचने के लिए? इस हवाले से हमारे पास एक रिपोर्ट है, आपको दिखाते हैं। ऑस्ट्रेलिया वायरस में 244 दिन तक पाबंदियां आयद रही हैं। ऑस्ट्रेलिया की रियासत विक्टोरिया में गुज़िश्ता रोज 1377 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और 4 अमवात हुई हैं। हुकाम ने इल्जाम लगाया है कि विक्टोरिया में वबा की ताज़ा लहर ऑस्ट्रेलियन रूल्स फुटबॉल फाइनल के नतीजे में होने वाली तकरीबात के बाद शुरू हुई हैं, क्योंकि ये तकारीब सख्त आयद पाबंदियों के बावजूद मुनाकिद की गई हैं। नए सामने आने वाले मरीजों की निस्फ तादाद की उम्रें 10 साल से 29 साल के दरमियान हैं। ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत ने 80% आबादी को वैक्सीनेशन मुकम्मल करने के बाद आयद पाबंदियों को खत्म करने का फैसला कर रखा है और तवक्को की जा रही है कि इस साल नवंबर के आखिर तक ये हदफ हासिल कर लिया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने एक निजी दवासाज कंपनी से तजर्बाती तौर पर वबा के खिलाफ बनने वाली गोलियों की 3 लाख खुराकें खरीदने का फैसला किया है। कोरोना वायरस के खिलाफ बनने वाली पहली खाने वाली गोली मोल्नोपिराविया को अगर रेगुलेटरी अथॉरिटी से मंजूरी हो जाती है तो माहिरीन का कहना है कि ये मुतासरा अफराद की तकलीफ को बड़ी हद तक कंट्रोल करने के लिए मौसर साबित होगी। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म स्कॉट मॉरिसन का कहना है कि उम्मीद है ये टैबलेट्स वबा के खिलाफ मौसर साबित होंगी। ताहम वैक्सीन वायरस से 90% तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है, इसलिए तरजीह वैक्सीन होनी चाहिए। उन्होंने कहा, इस तरह की गोलियों और अद्वियात की तैयारी से जाहिर होता है कि दुनिया वायरस के साथ जिंदा रहने जैसे इक़दाम उठा रही है। विक्टोरिया रियासत की प्रीमियर डैनियल एंड्रियो का कहना है कि आज यहाँ 1763 नए मरीज सामने आए हैं और 4 लोग जिंदगी की बाजी हार गए हैं। रियासत में एक्टिव केसेस की तादाद 14,368 हो चुकी है। अब हम आपको बताएंगे केनिया की सूरत हाल, जहां सयाहत की सनत को जनवरी 2020 से अक्टूबर 2020 तक $1 अरब का नुकसान हुआ है और यहां सयाहों की तादाद में 2/3 कमी हुई है। एक पैकेज मौजूद है इस बारे में, आपको बताएंगे। गुज़िश्ते हफ्ते आलमी यौम सियाहत के मौके पर सामने आने वाले आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कीनिया की सियाहत की सनत को पिछले साल $1 अरब का नुकसान हुआ है। ताहम अब माहिरीन का ख्याल है कि यहाँ सियाहत की शोबे में बेहतरी होने के इम्कानात रोशन हैं। कीनिया में नगोलिया सफारी लाज 1968 में टसावो के मगरब में बनाए गए थे, जिनकी वजह शोहरत यहाँ के आदमखोर शेर थे जो सन 1800 के दौरान रेलवे लाइन पर काम करने वाले मजदूरों का शिकार करते थे। इसके अलावा इस खित्ते की तारीख और यहाँ की सफारी सियाहत तवील अरसे से सयाहों की तवज्जो का मरकज रही है, लेकिन हालिया वबा ने इस इलाके की सियाहत को बड़ी हद तक मुतासिर किया है। 2019 के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक यहाँ सियाहत की सनत से हासिल होने वाली आमदनी कीनिया के GDP का 8.2% हिस्सा बनती है, जबकि वबा के बाद इसकी फितरत की हुस्न से माला माल पार्क्स और जंगलात की सैर में शदीद कमी हुई है और यहाँ इस मकसद के लिए आने वाले सियाहों की तादाद में 2/3 कमी हुई है। इस इलाके में काम करने वाले मैसाज थेरापिस्ट मैरियन का कहना है कि मैं 7 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। गुज़िश्ता साल यहाँ सयाह न होने के बराबर थे। हमारे पास कोई मसाज के लिए नहीं आता था, ताहम अब कदरे हालात बेहतर हैं। अब 5-6 लोग रोजाना आ जाते हैं, लेकिन गुज़िश्ता साल हमारे ग्राहकों में 80% कमी हो गई थी, जिससे हमारे अमले और स्टाफ में कमी करना पड़ी थी और बहुत से लोग बेरोजगार हो गए थे। सियाहत के घर से आने वाले सयाह डेविड का कहना था, यहाँ आने का तजुर्बा बहुत शानदार रहा है। हमने बहुत पार्क्स की सैर की है, ये फितरत की हुस्न से लबरेज हैं। अब हम अगले हफ्ते दोबारा यहाँ आएंगे, क्योंकि हमने जिंदगी में पहली मर्तबा खुली आंखों यहाँ शेरों की कई अकसाम का नजारा किया है। 2018 में कीनिया की सैर को 20 लाख सयाह आए थे, लेकिन उस साल की पहली शशमाई के आदाद-ओ-शुमार सिर्फ 3 लाख लोगों ने यहाँ सियाहत की है। बरआज़म अफ्रीका में सियाहत के शोबे से मुंसलिक 21 मिलियन मुलाजमतों पर लोग बेरोजगार हुए हैं। वबा ने यहाँ पूरे बरआज़म में सियाहत के शोबे को शदीद नुकसान पहुँचाया है। ताहम अब उम्मीद की जा रही है कि वबा के कंट्रोल होने के साथ यहाँ सियाहत की सनद बहाल हो जाएगी।
बिल्कुल जी, 21 मिलियन लोग जो सयाहत के शोबे से मुंसलिक थे वो बेरोज़गार हुए हैं, जो कि बहुत बड़ी तादाद है, बहुत बड़ा लॉस हुआ है। बहरहाल जी, फ्रांस और स्पेन की बात कर लेते हैं, जिससे यूरोपीय यूनियन से कहा है कि तवानाई के वसाइल की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से मुश्तरका इक़दाम उठाए जाएँ ताकि यहाँ के गुरबत आवाम के लिए मसाइल में मज़ीद इजाफा न कर सकें। इसी बारे में एक डिटेल पैकेज है, आपसे शेयर करेंगे। फ्रांस और स्पेन ने यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक से कहा है कि आलमी तौर पर तवानाई के वसाइल की बढ़ती हुई कीमतों के बहरान के हवाले से मुश्तरका पॉलिसी तश्कील देकर कंपनियों के माबैन मुनासिब मुकाबले की फिजा बरकरार रखने और गरीब आवाम को मजीद मसाइल से दोचार होने से महफूज रखने के लिए मिलकर इकदाम किए जाएं और इस हवाले से 2050 तक यूरोप को कार्बन और जहरीली गैसेस के अखराज से फ्री करने के हुसूल को भी हर सूरत मद्देनजर रखा जाए। रवां महीने की इब्तिदा से यूरोपीय यूनियन में गैस की कीमतें रिकॉर्ड हद तक बढ़ गई हैं। रूस यूरोप को गैस की फराहमी करने वाला बड़ा मुल्क है। उसने गैस की सप्लाई को कदरे कम कर रखा है और गैस की कीमतें बढ़ाने के लिए दबाव में मुसलसल इजाफा कर दिया है। जबकि यूरोप में सर्दी का मौसम भी शुरू होने वाला है। स्पेन की वजीर खजाना नादिया काल्विनो का कहना है कि हमारे यहाँ तवानाई के जराए की कीमतों में बेपनाह इजाफा हो रहा है और इसमें दूसरी वजूहात के साथ आलमी मार्केट में इनके बढ़ते नर्ख हैं। उन्होंने कहा, हम कौमी सतह पर भी इस मसले का हल तलाश कर सकते हैं, लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि सारा यूरोप मिलकर इस हवाले से मुश्तरका इक़दाम उठाए। स्पेन की वज़ीर खजाना का कहना था कि हमने बहुत सारी तजावीज़ दी और रुकन ममालिक को इनसे आगाह कर दिया है। हमें उम्मीद है कि यूरोप के इदारे इस जन्म लेते बहरान के हवाले से फौरी इक़दामात करेंगे। फ्रांस के वजीर खजाना ब्रूनो ली मैरी का कहना था कि कुछ महीने नहीं, कुछ आने वाले सालों में यहाँ गैस की कीमतों में हर सूरत इजाफा होना है। इसलिए हमें ज्यादा बिजली पैदा करने की जरूरत है और तवानाई के मुतबादिल वसाइल के हुसूल के लिए सरमायाकारी जैसे इक़दाम उठाने पर गौर करने की अशद जरूरत है। उन्होंने कहा, बेशक इसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ही क्यों न हो और हमें इस बात का इदराक रखना चाहिए कि इसके लिए खतीर रकम खर्च करने की जरूरत होगी, क्योंकि तवानाई के हवाले से बहरान हमारा आइंदा सालों का बड़ा मसला होगा। दुनिया भर में होने वाली अहम जो खबरें हैं, जो मौज़ूआत हैं, वो तो हमने प्रोग्राम में शामिल किए, लेकिन आज भी दुनिया में और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो यकीनन हम इस प्रोग्राम में आपसे शेयर करना चाहते हैं। मुख्तसर वक्त की वजह से एक राउंड अप हमने तश्कील दिया है, आपसे शेयर करते हैं। तितलियों के झुरमुट में गुरुले की तस्वीर 1 लाख तस्वीर में से फातेह करार पाई। ब्राजील में हाईवे के किनारे पर सूखी हुई जमीन पर पड़ी छिपकली की लाश की ये तस्वीर 2020 में एक ड्रोन से उस वक्त ली गई थी जब खुशसाली अपने अरूज पर थी। ऑस्ट्रेलिया के खलीज कारपेंटेरिया में दरियाओं और नदियों का फजाई मंजर। बारिशों के मौसम में शुमाली क्वींसलैंड में वाक़े गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया का ये हिस्सा निहायत दिलकश मंजर पेश करता है। साइंसदानों को मालूम जानवर डायनासोर की 2 नई अक़साम की दरियाफ्त हुई है, जिनके बारे में ख्याल किया जा रहा है कि ये 12.5 करोड़ साल कबल इंग्लैंड के जनूब में घुमा फिरा करते थे। इस दरियाफ्त ने डायनासोर शिकारी जानदार पर नई रोशनी डाली है। साइंसदान जिन्होंने दरियाफ्त किया है कि हमारा जिस्म सूरज की गर्मी या किसी को गले लगाने को कैसे महसूस करता है। डेविड जोलेस और अर्डम पीटा पॉशन का ताल्लुक अमेरिका से है और उन्होंने लम्स यानी छूने और दर्जा हरारत पर तहकीक करके नोबेल इनाम मुश्तरका तौर पर जीता है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम की सर्विसेज मुतासिर हो गई थी, जिसके बाद सोशल मीडिया सारिफीन की तमाम तर तवज्जो ट्विटर पर मरकूज हो गई थी। ट्विटर सारिफीन की जानिब से जहाँ व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम की बंदिश पर दिल की भड़ास निकाली जा रही थी, वहीं मुख्तलिफ किस्म के मज़ाहिया और तंजिया मीम्स पोस्ट की जा रही थी। ट्विटर के ऑफिशियल अकाउंट से मुतासरा ऐप्स पर तंज किया गया। वहीं ट्विटर के शरीक बानी और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जैक डोर्सी भी इस मौके पर पीछे नहीं रहे। दुनिया भर में होने वाले अहम वाक़यात आप जान चुके हैं। कल रात दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।